साहित्य निधि में आज सुनिए सुप्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी कहानी एक और आनंद। शीर्षक में प्रयुक्त आनंद शब्द का आशय यहाँ ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद के नायक से है, जिसका नाम आनंद था। वे दोनों लगातार बोले जा रहे थे। उनका बोलना महज बोलना ही था। सफ़र में जैसे लोग बोलते रहते हैं समय काटने के लिए। संवाद, वार्तालाप या विचार व्यक्त करने जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि उनके बोलने में कहीं कोई अवरोध नहीं था। एक दूसरे को चुप रहने का, सोचने का, तर्क वितर्क करने का मौका ही वे लोग परस्पर नहीं दे रहे थे। इसलिए उनका बोलना उसे रोचक कम, उत्सुकता से भरा ज़्यादा लग रहा था। विषय अनेक थे पर अधूरे थे। उनकी बातें सुनना उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि वे सफाई व्यवस्था पर बातें कर रहे थे, वे विदेशों के उदाहरण दे रहे थे, वे देश की जनसंख्या पर बात कर रहे थे, वे लोगों की, जिसमें ग्रामीण, शहरी, देशी, विदेशी, प्रांतीय, सभी तरह की आदतों पर बात कर रहे थे। वे नेताओं और नेतागिरी पर चर्चा कर रहे थे। वे राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था पर तीखे ढंग से बात कर रहे थे। वे आर्थिक व्यवस्था, गरीबी, अमीरी और जाति व्यवस्था पर प्रहार कर रहे थे। वे धर्म और धार्मिक गुरुओं, पंथों, बाबाओं के चरित्र पर मजाकिया ढंग से बात कर रहे थे। उसने साइड का पर्दा हटाया और पलट कर देखा। आमने सामने की बर्थ पर वे दोनों बैठे थे, दो जिम्मेदार नागरिक। एक की उम्र लगभग 55 साल की होगी और दूसरे की 30 वर्ष का युवक अपनी पढ़ाई, व्यवसाय, अपने ऑफिस, वहाँ की उठापटक के बारे में अब बातें कर रहा था और ये जताने की कोशिश कर रहा था कि उसकी योग्यता, उसके अनुभव, उसकी कार्य क्षमता का उसकी कंपनी किस तरह शोषण कर रही है, उसे कितना पैसा मिलना चाहिए और कितना कम दे रही है। कंपनी के कारण उसकी व्यक्तिगत जिंदगी, पत्नी के साथ उसके संबंध, उसकी नींद, उसका स्वास्थ्य, सब कुछ अव्यवस्थित चल रहा है। बस व्हाट्सएप पर मैसेज होते रहते हैं। हफ्तों तक वो अपनी बेटी को नहीं देख पाता है। एक दूसरे की आवाज़ तक सुनने के लिए तरस जाते हैं। वे देश की अर्थव्यवस्था और अपने पैकेज को लेकर घोर असंतोष में था, तो 55 वर्ष का व्यक्ति देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नाराज़ था। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों पर उसकी ज़बरदस्त नॉलेज थी। देश के लोगों की सेहत और सेहत से जुड़ी पॉलिसियों के बारे में सुनते हुए उसे लगा कि वो ज़रूर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा व्यक्ति है। पिछले साल हुए निमोनिया के कारण वो अपनी सेहत को लेकर चिंतित थी और एक साधारण सा सर्दी जुकाम भी उसे परेशान कर देता था कि कहीं उसको पुनः निमोनिया तो नहीं हो जाएगा। उसे लगता कि हर चीज़ से उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। हवा में पता नहीं कितने प्रकार के वायरस हैं। दम घोंटती हवा अब गुनगुनाती, शीतल, सुगंधमयी नहीं लगती, बल्कि बीमारियों की वाहक लगती है। हर गंभीर बीमारी उसे अपने शरीर में होने के एहसास से भयभीत कर देती। उसने लंबी गहरी सांस ली कि अगर कोई इमरजेंसी हुई तो नीचे बैठे व्यक्ति उसकी मदद जरूर कर देंगे। ट्रेन में कोई काम हो ना हो, वक्त बेवक्त सोने का काम जरूर हो जाता है, खासकर लंबी यात्राओं में। अब उससे और नहीं सोया जा रहा था। भूख भी लगने लगी थी। वो ऊपर वाली बर्थ से नीचे उतरी और ऊपर की बर्थ से उतरने वाली समस्याओं पर झुंझलाते हुए नीचे की बर्थ पर बैठ गई। आजकल किसी को किसी से मतलब ही नहीं रह गया है। सब व्हाट्सएप और फेसबुक पर लगे रहते हैं। अब मुझे ही देखिए, मैं केवल मैसेज भेजकर पत्नी के हालचाल पूछता रहता हूँ। यहाँ आवाज़ की मधुरता या कर्कशता या अच्छे बुरे भावों का पता भी नहीं चल पाता है। युवक ने हंसते हुए कहा, सबका यही हाल है साहब। आप क्या डॉक्टर हैं? उसने सीधे सीधे पूछ लिया। जी, 55 वर्ष के व्यक्ति ने चश्मे से झांकते हुए कहा। कहाँ पर? मेडिकल कॉलेज में। ओह, डॉक्टर मनोज के मेडिकल कॉलेज में? वो मेरे पति के बचपन के दोस्त हैं और मेरे प्रिय देवर भी। उसने आश्वस्त होते हुए हंसकर कहा। अपरिचय की दीवार सामने से हट चुकी थी। अच्छा, वो व्यक्ति आश्चर्य जताते हुए बोला। ये जानकर प्रसन्नता हुई। अभी उनका फ़ोन आता ही होगा, सारी बातें बतानी होंगी। वो अपने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं। उसने मनोज की तारीफ में कई कई पंक्तियां बिना रुके बोल दी। मैं प्रोफेसर हूं और मेरे पति भी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं। इस उम्र में कोई डॉक्टर सरकारी अस्पताल में काम कर रहा है? आश्चर्य है। कैसे? क्यों?
क्या करूं, उन्हें वहीं अच्छा लगता है, कोई छोड़ता भी नहीं है। वहाँ से रिज़ाइन करें और किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में आ जाएं। क्या मिलता है सिवाय टेंशन के? लोगों की शिकायतें, गुस्सा, कब भीड़ आपकी पिटाई कर दे। कोई डॉक्टर बचा है सुरक्षित? मैं तो भुक्तभोगी हूँ मैडम। उनकी धारणा अलग है। वहाँ के किस्से और घटनाएं सुनती रहती हूँ। अब मैं निश्चिंत होकर सो सकूंगी। मैं तो टीसी से पूछने वाली थी कि रेल में कोई डॉक्टर है या नहीं। जी, आप निश्चिंत होकर सोइए। हालांकि यहाँ कुछ है नहीं, केवल नाम के डॉक्टर हैं। आप लोग कितनी देर से देश की समस्याओं के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में गंभीर बातें कर रहे थे? वे दोनों एकाएक चौंके। क्या आप सुन रही थी? क्या इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं है? अब वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आप नहीं जानती क्या? जानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ कि सब कुछ इतना ख़राब भी नहीं है जितना आपकी बातों से लग रहा था। मुझे तो घबराहट होने लगी थी कि हम इतने ख़राब माहौल में रह कैसे रहे हैं। और चीज़ें ख़राब हैं, देश ख़राब है, तंत्र ख़राब है, तो ठीक करने की जिम्मेदारी क्या हमारी और आपकी नहीं है? तब तो आपने हम दोनों को चटर बॉक्स मान लिया होगा। डॉक्टर ने झेंपते हुए हंसकर कहा। वो भी हंसी और बोली, नहीं ऐसा नहीं है, पर आप लोगों के नेगेटिव बातें मुझे परेशान कर रही थीं। लग रहा था हमारे देश में, समाज में, परिवार में, यहाँ तक कि अपने भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। सब कुछ खराब है, सारे लोग खराब हैं, बेईमान और स्वार्थी हैं। सारी करुणा, संवेदना, सुंदरता और आत्मीयता खत्म हो गई है। आप ही बता दीजिए कि अच्छा क्या है, क्या सुंदर है, कितने लोग संवेदनशील हैं, कितने लोग करुणा और प्रेम की भाषा बोल रहे हैं। नदियाँ, पेड़, तालाब, पहाड़, सड़कें, क्या बचा है? कितने लोगों ने बचाया है? किसे इसकी चिंता है? सब अपनी जेबें भरने में लगे हैं। समाज के हालात, बच्चियों के साथ होने वाले बलात्कार, नदियों और जंगलों की हालत, ये देखिए, ये गंदगी के ढेर, भीख मांगते बच्चे, लूटपाट करते, मर्डर करते, हिंसा फैलाते युवक। वे आवेश में आकर एक एक करके कारण गिनाने लगे। उन्हें उसकी बातें सतही और भावुकता भरी लग रही थीं। वे उसे यथार्थ से दूर अपने में जीने वाली महिला समझ रहे थे। मैं मानती हूँ सभी क्षेत्रों में यही हो रहा है। वैल्यू की कीमत नहीं रही, परस्पर विश्वास नहीं बचा है। मैं अपनी ही आपकी फील्ड की बात बताती हूँ। मैं जब शुगर टेस्ट करवाने गई तो डॉक्टर ने पूछा, आप क्या करती हैं? मैंने बताया कि मैं प्रोफेसर हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको थोड़ी महंगी दवाएं लिख रहा हूँ। मैं चौंकी। तो क्या कमाने वाला, पैसे वाला व्यक्ति ही महंगी दवाएं ले सकता है? गरीब के लिए वे दवाएं नहीं हैं? यानी बीमारी एक, लेकिन दवाओं में अंतर। दूसरा किस्सा बताती हूँ अभी। आंखों का टेस्ट करवाने गई। उन्होंने बताया सोनोग्राफी करवानी होगी। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कारण बताया। कहने लगी, हफ्ते में एक ही बार हमारे पास वो मशीन आती है, आपका टेस्ट करना ज़रूरी है। मैंने कहा कि मैं पैसे लेकर नहीं आई हूँ। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, आप कहाँ रहती हैं? किसी को भेजकर पैसे बुलवा लीजिए, कार्ड से भी पेमेंट हो जाएगा। मैं निर्णय नहीं ले पा रही थी। मैंने टाल दिया। अगले दिन फिर उनकी क्लिनिक से फ़ोन आ गया। बिजनेस की पराकाष्ठा। इसके बावजूद भी मैं डॉक्टर को भगवान मानती हूँ। भगवान? कोई भगवान नहीं होता डॉक्टर, वे तीखे स्वर में बोले। वे क्षणों तक चुप रही। बाहर अंधेरा था, कहीं कहीं लाइट दिखती थी, फिर ओझल हो जाती थी। यात्री अपना भोजन निकाल कर खाने की तैयारी कर रहे थे। मानती हूँ कि इस क्षेत्र में भी नैतिकता, दया और करुणा जैसी भावनाएं नहीं हो रही हैं। सेवा की जगह प्रोफेशनलिज्म आ गया है, हर चीज़ का व्यापार हो रहा है। लेकिन जिस दिन मेरे पति का ऑपरेशन हो रहा था और हम सब उनके लिए बाहर खड़े प्रार्थना कर रहे थे, ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड था, समय भी ज़्यादा लग रहा था, हमारी सांसें अटकी हुई थीं। उसी समय बाहर आते डॉक्टर को देखकर हम लोग उनके पास आ गए। उन्होंने बताया सब ठीक है। तब मुझे लगा वो जीवन देने वाला है, वो साक्षात भगवान लग रहा था। मेरा अपना अनुभव है, ये अनुभूति है। डॉक्टर साहब, वो यानी आप सब विशिष्ट होते हैं। देखिए मैडम, आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रही हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। हम लोग जब शरीर के बारे में पढ़ते हैं तो एक तरह से शरीर के इंजीनियर हो जाते हैं। फिर भी जो हाथ बिना कांपे उस समय आपकी जान बचाते हैं। इंजीनियर से गलती होगी तो मकान, दीवारें, पुल ही तो ढहेंगे, लेकिन डॉक्टर से गलती हुई तो
आदमी की जान ही चली जाएगी, वो मर जाएगा, उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर उसके चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। डॉक्टर वो था, लेकिन डॉक्टरों की वकालत वो कर रही थी। उसे लगा डॉक्टर को उसकी बात ठीक नहीं लग रही है, या वो उसकी बात को नाटकीय मान रहा था। अच्छा बताइए, आप किस डिपार्टमेंट में हैं? मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ। एंको कैंसर? उसकी देह में झंझनाहट सी दौड़ गई। पिछले कई सालों में उसके कितने परिचित मित्र और आसपास के लोगों को कैंसर हो चुका है। खुद उसको अगर समय पर पता न चलता तो क्या आज वो यहाँ होती? देर तक उन तीनों के बीच चुप्पी छाई रही। ट्रेन की आवाज़ अब ज़्यादा तीव्र सुनाई दे रही थी। यात्री लाइट बंद करके लेटने और सोने की तैयारी में थे। डॉक्टर साहब, एक बात पूछूं? आजकल इतना कैंसर क्यों हो रहा है? डर लगने लगा है कि कब किसको कैंसर हो जाए। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। कोई एक कारण नहीं है, पर डॉक्टर देर तक कैंसर के बारे में बताते रहे। मैं इसी विषय पर तो लेक्चर देने गया था। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। कितने दृश्य उसकी आंखों के सामने आकर खड़े हो गए। कितने जाने पहचाने अपने लोगों के चेहरे, जिनकी मृत्यु ने उसे बेवक्त ही संसार से बैरागी बना दिया है, जीने की इच्छा और मृत्यु की आशंका से विचलित कर दिया है। हर उठती दर्द की लहर, हर छोटी बड़ी गठान उसे कैंसर के भय से भर देती है। उसे लगता ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, या कभी भी ख़त्म हो सकती है। पर डॉक्टर ही तो जीने की वजह बनते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक ऐसा कोई पेशेंट आया है जो इस बीमारी के बारे में सुनकर भयभीत ना हुआ हो? 99% तो बीमारी, इलाज और ठीक होने ना होने की उम्मीद में संघर्ष करते रहते हैं। जीवन के प्रति उनका नज़रिया बदल जाता है। लेकिन एक पेशेंट ऐसा आया था मेरे पास। वे रुके। थोड़ी देर पहले तीव्र आक्रोश से भरे, बहुत ज़्यादा बोलने वाले डॉक्टर के चेहरे पर भाव तरलता की परत छा गई। उनके भीतर का डॉक्टर बाहर आ गया था। उसकी छाया उनके चेहरे पर दिख रही थी। मैं उसको आज तक नहीं भूल पाया हूँ। उसने मुझसे कहा, आप मुझे सब कुछ स्पष्ट और सच सच बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कितना वक्त है मेरे पास। आपने बताया फिर? हाँ, बताया। बताना ही पड़ता है। मैंने कहा कि अधिकतम 6 माह और कम से कम 4 माह। सुनकर एकदम खामोश हो गए। मुझे लगा सदमा तो नहीं लग गया। आमतौर पर हम परिवार के व्यक्ति को बताते हैं, पर यहाँ उल्टा था। डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है। बहुत देर बाद वे बोले थे। मैंने कहा, क्या? परिवार से बीमारी तो नहीं छुपा सकता, पर मौत की अवधि छुपा सकता हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, पढ़ रही हैं, कैरियर बनने वाला है। मेरे बाद उन्हें कितना कष्ट होगा मैं जानता हूँ, पर ये 4-6 महीने जीवन की आशा, फिर बाद के दिनों में मौत का डर, दुख, प्रतीक्षा, वे सब टूट जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपने बताया फिर? नहीं, उनकी इच्छा का सम्मान करना था। वे आते रहे कीमोथेरेपी के लिए, सारा इलाज करवाते रहे, पर बीच में उन्होंने बहुत ही खूबसूरती और हिम्मत के साथ अपने परिवार को हौसला दिया। अपनी एफडी, अपने बैंक अकाउंट्स ट्रांसफ़र किए, अपनी विल लिखी। अंत तक कैसे रहे वे? क्या कभी मृत्यु का भय दिखा, या जीवन के लिए आसक्ति, या अपने लोगों से बिछड़ने का दुख? ये पिक्चर तो थी नहीं कि कोई व्यक्ति अभिनय करके बता पाता। ये तो रियल लाइफ की स्टोरी है। मेरी आंखों के सामने जीता, काम करता, एक एक क्षण अपने परिवार के भविष्य को संभालता, उसे आप क्या कहेंगी? हीरो, मौत से टकराता महानायक। ठीक 6 माह 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई, कहकर डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और वे बाहर देखने लगे, जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था घने अंधकार के अलावा। उस घने अंधकार में ट्रेन अपनी रफ्तार से भागी जा रही थी। वो लगातार डॉक्टर का चेहरा देखे जा रही थी। उसकी ज़बान सूख गई थी, शब्द नहीं निकल रहे थे। लगा वो व्यक्ति उसके सामने आ गया है। सर, खाना खाया जाए? युवक ने पूछा, जो अब तक मोबाइल पर कुछ पढ़ रहा था। बुलवा लीजिए, हल्का फुल्का जो भी मिल जाए, डॉक्टर ने उदासीन भाव से कहा। उसका मन उदासी से भर गया। भूख मर गई थी। आते वक्त होटल से पार्सल बनवा लाई थी। आप भी खाना खा लीजिए मैडम, आप निश्चिंत होकर सोइए, डॉक्टर ने कोमल आवाज़ में कहा। सुबह वो जागी तो देखा डॉक्टर पहले से अपने बर्थ पर बैठे हैं। तबीयत ठीक है मैडम?
जी, आप जो थे। चाय पिएंगी? जी। उनको पहले उतरना था, इसलिए बैग वगैरह निकाल कर रख लिया था उन्होंने। रात में इतनी बातें करने वाला डॉक्टर इतना चुप क्यों था? क्या वे तमाम विषय अब बात करने लायक नहीं बचे थे? यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है, आकर मिलूंगी आपसे। मनोज जी को ज़रूर बताइए। ज़रूर। फिर कहूँगी डॉक्टर साहब कि डॉक्टर भगवान होता है, वो इलाज तो करता ही है, जीवन तो देता ही है, मृत्यु के बारे में भी बताता है, मृत्यु को आते हुए देखता है और उससे लड़ने की हिम्मत देता है। जाते हुए डॉक्टर को इतना ही कह सकी। डॉक्टर ने उतरकर खिड़की के पास आकर हाथ हिलाया, नमस्ते की और ट्रेन जाने तक वहीं खड़ा रहा। कुछ क्षणों के बाद ही स्टेशन उसकी आंखों से ओझल हो गया। ट्रेन जा चुकी थी, स्टेशन पर हलचल थी। डॉक्टर के कानों में वही एक आवाज़ गूंज रही थी, डॉक्टर भगवान होता है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, विश्वास से दीप्तिपाती आंखें उनके सामने थी। सर गुड मॉर्निंग, कहाँ खो गए सुबह सुबह? उनका जूनियर सामने खड़ा था। आपकी छुट्टियां सैंक्शन हो गई हैं, आप घूमने जा रहे हैं 10 दिन के लिए। आगे चलते डॉक्टर के कदम रुक रुक कर बढ़ रहे थे। बार बार वो उसी दिशा में देखे जा रहा था जिस दिशा में ट्रेन गई थी। क्या बात है सर, कोई विशेष बात है? किसे खोज रहे हैं? उसे, जिसने जीवन और मृत्यु के मायने समझा दिए हैं, जिसने मुझे अपनी अंतरात्मा में झांकने की प्रेरणा दी है। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं सर? कहीं फिलॉसफर तो नहीं हो गए? आप तो कॉन्फ्रेंस में गए थे। कहकर वो जोर से हंस पड़ा। सब ठीक तो है? मनोज का टेंशन कम हुआ या नहीं? आप तो बढ़िया छुट्टियां मनाइए, सब होता रहेगा। डॉक्टर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। हल्के से मुस्कुरा कर बोले, मेरी सारी छुट्टियां कैंसिल, मैं आज से ओपीडी में बैठूंगा। जूनियर डॉक्टर उनका चेहरा आश्चर्य से देखे जा रहा था। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी एक और आनंद।